तो आज तारीख है 30 दिसंबर 2025 और आज देश की सबसे बड़ी अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले में दखल दिया है जिसने कह सकते हैं पिछले 8 सालों से पूरे देश को झकझोर कर रखा है। उन्नाव रेप केस ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये सत्ता, न्याय और एक लड़की की हिम्मत की कहानी है जिसमें हर मोड़ पर एक नया उतार चढ़ाव आता है। आज हम इसी मामले की पूरी तस्वीर को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे कि 2017 में आखिर हुआ क्या था, न्याय के लिए ये संघर्ष इतना लंबा और भयानक क्यों था, और सबसे जरूरी पिछले एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ कि ये मामला फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इस पूरे घटनाक्रम के हर पहलू पर गौर करेंगे। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये केस सिर्फ एक व्यक्ति के अपराध की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम का एक तरह से स्ट्रेस टेस्ट है। ये दिखाता है कि जब कोई ताकतवर आदमी कटघरे में खड़ा होता है तो हमारी पुलिस, हमारी जांच एजेंसियां और यहाँ तक कि हमारी अदालतें कैसे काम करती हैं। इस केस की सबसे डरावनी बात सिर्फ ये नहीं है कि एक नेता ने अपने पद का दुरुपयोग किया। असली खौफ इस बात का है कि कैसे सिस्टम के अलग अलग हिस्से, स्थानीय पुलिस, प्रशासन एक दूसरे से बिना बात किए ही समझ गए कि उन्हें उस ताकतवर आदमी को कैसे बचाना है। ये जो अनस्पोकन कोलैबोरेशन है ना, ये हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाता है। चलिए तो फिर इसी अनस्पोकन कोलैबोरेशन को समझने के लिए मामले की शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है जून 2017 की, उत्तर प्रदेश के उन्नाव की। एक 17 साल की लड़की सामने आती है और आरोप लगाती है कि बीजेपी के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने नौकरी दिलाने के बहाने उसे अपने घर बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। और बस यहीं से उसके संघर्ष का वो दौर शुरू हो गया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा थी एफआईआर। स्थानीय पुलिस वो एफआईआर दर्ज करने को ही तैयार नहीं थी। अब यहां एक सवाल उठता है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि एफआईआर तो बस एक कागज का टुकड़ा है, एक फॉर्मेलिटी है। इसकी इतनी अहमियत क्यों है कि पुलिस इसे दर्ज करने से मना कर रही थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। एफआईआर सिर्फ एक कागज नहीं है, वो न्याय की मशीन को स्टार्ट करने वाली चाबी है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक कानूनी तौर पर कोई अपराध हुआ ही नहीं माना जाता। पुलिस जांच शुरू नहीं कर सकती, सबूत इकट्ठा नहीं कर सकती, किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो एफआईआर दर्ज करने से मना करने का मतलब है कि आपको सिस्टम के अंदर आने का दरवाजा ही नहीं खोलने दिया जा रहा। संदेश साफ है, आपके लिए न्याय का रास्ता यहीं बंद है। और मामला और भी गंभीर इसलिए था क्योंकि पीड़िता उस वक्त नाबालिग थी। इसका मतलब है कि ये मामला सीधे सीधे पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत भी आता था। इसका क्या मतलब है कि इस कानून के लगने से प्रक्रिया में कोई फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पीओसी एक बेहद सख्त कानून है। इसके तहत जांच एक तय समय सीमा में पूरी करनी होती है, स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होती है और सबसे जरूरी बात, आरोपी को जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कानून ये मानकर चलता है कि बच्चे के खिलाफ वो अपराध ज्यादा गंभीर है। अब आप सोचिए, इतने सख्त कानून के प्रावधानों के बावजूद अगर पुलिस एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये दिखाता है कि आरोपी का प्रभाव और दबाव कितना ज्यादा था कि पुलिस देश के एक सबसे कड़े कानूनों को भी नजरअंदाज करने को तैयार थी। और मामला इतना बिगड़ गया कि बाद में से सीबीआई को सौंपना पड़ा। सीबीआई का आना भी तो अपने आप में एक बड़ा संकेत था ना? बिल्कुल, किसी केस का राज्य पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर होना अपने आप में इस बात की स्वीकारोक्ति है कि राज्य की मशीनरी या तो निष्पक्ष जांच करने में सक्षम नहीं है या करना नहीं चाहती। सही कहा, ये एक तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन है राज्य पुलिस के खिलाफ। इसका मतलब था कि अब केंद्र की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस मामले को देखेगी, जिसे एक उम्मीद बंधी कि शायद अब जांच स्थानीय प्रभाव से मुक्त होकर हो पाएगी। एफआईआर दर्ज करवाना ही इतना बड़ा संघर्ष था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ उसने तो पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। 2018 में जब पीड़िता न्याय के लिए लड़ ही रही थी तब उसके पिता को अवैध हथियार रखने के एक झूठे मामले में फंसा दिया गया। उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया और वहीं उनकी मौत हो गई। अगर हम इस घटना को समझने की कोशिश करें तो ये सिर्फ बदला लेने की कार्रवाई नहीं थी, ये एक बहुत सोची समझी क्रूर रणनीति थी। इसका मकसद सिर्फ पीड़िता को डराना नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति को एक संदेश देना था जो उसकी मदद करने की सोच रहा था
या गवाही देने वाला था। संदेश था, अगर तुम हमारे खिलाफ जाओगे तो हम सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकते हैं, और वो भी उसी कानून और उसी पुलिस का इस्तेमाल करके जिससे तुम न्याय की उम्मीद कर रहे हो। ये सिस्टम का सबसे भयावह दुरुपयोग है। लेकिन इन सब भयानक घटनाओं के बावजूद उस लड़की और उसके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। कानूनी लड़ाई चलती रही। आखिरकार दिसंबर 2019 में दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद उन्हें विधानसभा से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया और उनकी पार्टी ने भी उन्हें निकाल दिया। उस वक्त लगा कि शायद एक लंबी भयानक लड़ाई के बाद न्याय की जीत हुई है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा पल था। एक निचली अदालत ने एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति को दोषी ठहराया था। ये दिखाता है कि अगर सबूत मजबूत हों और मामला सही से अदालत तक पहुंचे तो हमारा सिस्टम काम कर सकता है। लेकिन यहाँ ये भी सोचना जरूरी है कि इस न्याय की कीमत क्या थी। एक पिता की जान, एक परिवार की तबाही और सालों का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न। न्याय ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए किसी को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े। और शायद इसीलिए ये कहानी खत्म नहीं हुई। यहीं पर पिछले हफ्ते की घटनाएं जुड़ती हैं जिसने इस केस को फिर से चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। 23 दिसंबर 2025 को, यानी आज से ठीक एक हफ्ता पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को सस्पेंड करते हुए उसे जमानत दे दी। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सच में चौंक गया। एक दोषी जो उम्र कैद की सजा काट रहा हो, उसे जमानत कैसे मिल सकती है? मैंने हमेशा सोचा था कि जमानत उन लोगों के लिए होती है जिनका ट्रायल चल रहा है, ना कि उन लोगों के लिए जो दोषी साबित हो चुके हैं। आपका कंफ्यूजन जायज है और ये एक महत्वपूर्ण कानूनी बारीकी है। जब किसी का ट्रायल चल रहा होता है तो उसे बेल या जमानत मिलती है, लेकिन जब कोई दोषी ठहरा दिया जाता है और सजा काट रहा होता है और उसकी अपील ऊपरी अदालत में पेंडिंग होती है तो उसे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मिल सकता है। इसका मतलब है कि जब तक अपील पर फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए उसकी सजा को निलंबित या पॉज कर दिया जाता है और उसे जेल से बाहर आने की इजाजत दे दी जाती है। अच्छा, तो क्या ये आम बात है कि हर दोषी को भी मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत असाधारण परिस्थितियों में होता है। अदालतें इसे मंजूरी देने से पहले कई चीजें देखती हैं, जैसे कि क्या दोषी ने सजा का एक बड़ा हिस्सा काट लिया है, क्या उसकी अपील में जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है, और सबसे जरूरी, क्या उसके बाहर आने से समाज को या पीड़ित को कोई खतरा है। इस केस में हाईकोर्ट का तर्क था कि सेंगर ने जितने साल जेल में बिताए हैं उसे देखते हुए वो इसका हकदार है। लेकिन इसी फैसले ने एक बड़ी बहस छेड़ दी। खुद पीड़िता ने सामने आकर कहा कि इस जमानत के फैसले से वो और उसका परिवार बेहद असुरक्षित महसूस कर रहा है और न्याय मिलने में उसका भरोसा कमजोर हो रहा है। और यहीं पर कानून की किताबों और सामाजिक विश्वास के बीच का टकराव सामने आता है। हो सकता है हाईकोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया हो, लेकिन समाज में इसका संदेश क्या गया? संदेश ये गया कि एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसका गवाहों को धमकाने और पीड़ित के परिवार को खत्म करने का इतिहास रहा है, वो सजा मिलने के बावजूद जेल से बाहर आ सकता है। यह फैसला कानूनी तर्क और न्याय की भावना के बीच के गहरे तनाव को दिखाता है। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या न्याय सिर्फ होना चाहिए या होते हुए दिखना भी चाहिए। और फिर आज 30 दिसंबर को इस मामले में एक और बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत वाले फैसले पर रोक लगा दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि फिलहाल कुलदीप सेंगर जेल में ही रहेगा। सीबीआई भी हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही थी और आज की रोक उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो इस सब को मतलब क्या निकाला जाए? 8 साल, एक अपराध, पुलिस की आनाकानी, सीबीआई जांच, पिता की मौत, निचली अदालत से सजा, हाईकोर्ट से जमानत और अब सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक। ये सिर्फ एक व्यक्ति के अपराध और सजा की कहानी तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये मामला कई बड़ी और असुविधाजनक सच्चाइयों को हमारे सामने रखता है। पहला, हमारी न्याय व्यवस्था की गति और प्रक्रिया। ये दिखाता है कि न्याय मिलना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये प्रक्रिया इतनी लंबी, जटिल और थका देने वाली है कि अच्छों का हौसला टूट सकता है। दूसरा, ये राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग का एक क्लासिक केस स्टडी है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता में बैठे लोग कानून को मोड़ने या तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और शायद सबसे बढ़कर ये महिलाओं की सुरक्षा और समाज में कानून के राज को लेकर हमारे विश्वास पर एक गहरा सवालिया निशान लगाता है। सही पकड़ा आपने।
ये केस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कानून की किताबों में जो लिखा है और ज़मीन पर जो होता है उसमें एक बहुत बड़ा फासला है, और उस फासले को पाटना ही असली चुनौती है। इस केस में न्याय सिर्फ इसीलिए जिंदा रहा क्योंकि पीड़िता ने असाधारण हिम्मत दिखाई और मीडिया और सिविल सोसाइटी ने लगातार दबाव बनाए रखा। लेकिन हर पीड़िता इतनी भाग्यशाली नहीं होती। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां न्याय मिलना नियम हो, अपवाद नहीं। तो 2017 में हुए एक अपराध से लेकर आज 2025 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक ये मामला न्याय के लिए एक लंबी और उतार चढ़ाव भरी लड़ाई का प्रतीक बन गया है। एक तरफ एक निचली अदालत का ऐतिहासिक फैसला है जो उसे दोषी ठहराता है, तो दूसरी तरफ एक हाईकोर्ट का जमानत देने का आदेश, और अब उस आदेश पर देश की सबसे बड़ी अदालत की रोक। ये न्याय की एक ऐसी पहेली है जो लगातार सुलझते उलझते हुए आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने फिलहाल न्याय की उम्मीद की लौ को बुझने से बचा लिया है। ये एक तरह से पॉज बटन दबाने जैसा है। लेकिन ये मामला जाते जाते गहरा सवाल हम सबके लिए छोड़ जाता है। जब न्याय पाने के लिए इतनी लंबी और इतनी कठिन लड़ाई लड़नी पड़े, जिसमें पीड़ित को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, तो क्या ये व्यवस्था वाकई में समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए काम कर रही है? और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ और सख्त कानून बना देना ही काफी है, या हमें सत्ता के उस अनस्पोकन कोलैबोरेशन को तोड़ने के लिए और भी गहरे ढांचागत बदलावों की जरूरत है, जो कानून को कमजोर